लेकिन फिर भी देखो, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, क्या बोलते हो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और क्या बोलते हो इसको, और बताओ, माइक्रोवेव कहते हैं क्या, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पर इसको कहते हैं भाई, ध्यान रखना, सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट यूज़ होती है वो कौन से रीजन की लाइट यूज़ होती है, माइक्रोवेव रीजन की लाइट यूज़ होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहते हैं। ठीक है, और घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल है वो आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा या नहीं देगा, घूर्णन स्पेक्ट्रम देगा या नहीं देगा, इसके लिए मस्ट कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूल के पास स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, आर रोटेशनल एक्टिव। ठीक है, जिन भी मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होंगे, रोटेशनल एक्टिव होंगे, मतलब वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको दे देंगे। ठीक है, और जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको नहीं देंगे, मतलब वो घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो आप पहले परिभाषा लिख लो, फिर इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है रोटेशनल की, तो मैंने बता दिया कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो HCl है, HCl, तो बोलो HCl है वो आपको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा, या फिर घूर्णन स्पेक्ट्रा देगा या नहीं देगा, तो बिल्कुल देगा, क्योंकि HCl के पास खुद का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मैं पूछ रहा हूँ ऑक्सीजन O2 क्या रोटेशनल एक्टिव है, तो आप कहोगे नहीं है। मैं बोलूँगा CCl4 या CH4, बताओ CCl4 या CH4 जो है वो आपको घूर्णन स्पेक्ट्रा देगा, तो आप कहोगे नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उनके पास तो डाइपोल मोमेंट 0 है, उनका खुद का कोई डाइपोल मोमेंट ही नहीं होता। तो जिनका खुद का डाइपोल मोमेंट होता है केवल वही क्या शो करते हैं, वही आपको घूर्णन स्पेक्ट्रा शो करते हैं। SO2 बिल्कुल दे देगा, SO2 के पास खुद का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो SO2 क्या कर देगा, घूर्णन स्पेक्ट्रा शो कर देगा। पहचान जाओगे ना, जितने भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, सम द्विपरमाणु कणु, जिनमें दोनों परमाणु क्या होते हैं समान, H2 N2 O2 F2 वगैरह वगैरह, उन सब का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0, उन सब का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0, तो वो सब क्या होंगे, रोटेशनल इनएक्टिव। क्या होंगे, रोटेशनल इनएक्टिव होंगे। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो डेफिनेशन लिख लो, आप लिखो, जब अणु IR विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो, जब अणु IR विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो उनमें आणविक घूर्णन प्रारंभ हो जाते हैं। जब अणु IR विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो उनमें आणविक घूर्णन प्रारंभ हो जाते हैं, उनमें आणविक घूर्णन प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को घूर्णन स्पेक्ट्रम तथा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो भाई, नेक्स्ट लाइन लिखना, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में
इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश के सूक्ष्म तरंग क्षेत्र माइक्रोवेव रीजन, प्रकाश के माइक्रोवेव क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश के सूक्ष्म तरंग क्षेत्र माइक्रोवेव रीजन से विकिरणों का अवशोषण होता है। अतः इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हेडिंग डालो आप, घूर्णन सक्रिय तथा घूर्णन अक्रिय मॉलिक्यूल अणु। घूर्णन सक्रिय तथा घूर्णन अक्रिय अणु। इंग्लिश में क्या कहोगे? रोटेशनल एक्टिव और रोटेशनल इनएक्टिव और रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोज मॉलिक्यूल विच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दोज मॉलिक्यूल विच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर रोटेशनल एक्टिव। क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट are rotational active. Molecule have permanent dipole moment are rotational active. जिन मॉलिक्यूल के पास लिखो वे अणु जिनके पास स्थायी द्विध्रुव गुण होता है, वे अणु जिनके पास स्थायी द्विध्रुव गुण होता है घूर्णन सक्रिय अणु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, NH3, H2O, HCN, CO, NO। ठीक है, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, भाई ध्यान रखना ऐसे। ठीक है, स्टार लगा के चीज लिख लेना, ऑल homodiatomic molecules are rotational inactive. Because they possess because they are ठीक है rotational inactive because they have dipole moment equal to 0. For example, H2, N2, O2, F2। ऐसे जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, वो सारे क्या होंगे आपके रोटेशनल इनएक्टिव होंगे। कैसे होंगे? रोटेशनल इनएक्टिव होंगे। आ गया समझ में? चलो तो फिर ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल्स बताओगे आप? चलो तब अब एक मेरे को एग्जाम्पल्स बताओ कि कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको देगा और कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखो मैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, कौन नहीं देगा। दूसरा है
देखते जाओ भाई। ये लो, बताओ देखें। CH4 ये नहीं देगा, बिकॉज इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। NH3 दे देगा, बिकॉज इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 नहीं होता। अरे पता है कि ये तो कैसे निकालते हैं, आपने सुन रखा होगा ऐसे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर इस टाइप से डायरेक्शन दिखाते हैं डाइपोल मोमेंट की, ठीक है ना। H2O दे देगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट का नहीं होता, 0 नहीं होता। BF3 नहीं देगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है देखो भाई, इस बोरॉन फ्लोरीन का जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट को वो इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा। ये क्या है, रिजल्टेंट है। इस फ्लोरीन का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। SO2 देखो भाई, ये होता है आपका SO2, इसका इधर गया, इसका इधर गया, क्या एक दूसरे को कहीं भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये भी आपका दे देगा। इसका डाइपोल मोमेंट क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। बेंजीन नॉन पोलर होती है भाई, नहीं देगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। CCl4 नहीं देगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। पता है कैसे होता है, जो 3 क्लोरीन होते हैं ना, जैसे ट्राइंगल के रूप में नीचे रहते हैं, इस क्लोरीन का इधर गया, इस क्लोरीन का इधर गया और इस क्लोरीन का इधर गया, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे जाएगा। क्या, रिजल्टेंट जो है वो नीचे जाएगा और इसका ऊपर जाएगा। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 3 क्लोरीन ऐसे लगे होते हैं, 3 क्लोरीन ऐसे लगे होते हैं, चौथा क्लोरीन ऊपर, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा, ऊपर वाले क्लोरीन का ऊपर जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। SO3 ये होता है आपको SO3, ये इधर गया, ये इधर गया, दोनों का रिजल्टेंट नीचे गया, ये ऊपर गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं देगा आपका। ठीक है, ठीक है। H2 खुद का ही 0 होता है, इसका तो होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है, तो कोई किधर नहीं जाएगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं होता, तो एरो किधर ही नहीं जाएगा, और इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। HF ये होता है HF। हाइड्रोजन फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की, तो ऐसे दिखा दोगे आप, तो ये बिल्कुल दे देगा। HCl भी आपका दे देगा। ठीक है भाई, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रोटेशनल एक्टिव और रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, वेरी गुड। अब आप हेडिंग डालोगे, मैंने कहा था ना, बताओ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन क्या पढ़ेंगे, रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, क्या पढ़ेंगे। ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख लेना कि यहाँ पे अपन 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो रिजिड रोटेटर और दूसरा नॉन रिजिड रोटेटर अपन पढ़ने वाले हैं भाई, ध्यान रखना। एक रिजिड रोटेटर, दूसरा नॉन रिजिड रोटेटर अपन पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं दृढ़ घूर्णक, इसको बोलते हैं दृढ़ घूर्णक, इसको बोलते हैं अदृढ़ घूर्णक। नाम बड़े अटपटे हिंदी में इनके। ठीक है। माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं पता लग गया, क्योंकि जो लाइट यूज़ होती है
वो कौन से रीजन की होती है? माइक्रोवेव रीजन की वो होती है। ठीक है भाई, हेडिंग डाल दो आप रिजिड रोटेटर। हेडिंग क्या डालोगे आप? रिजिड रोटेटर। दिख रहा है क्या? वेरी गुड। दृढ़ घूर्णक। रिजिड रोटेटर। ठीक है भाई, समझना क्या होता है। ये एक आइडियल कंडीशन है। जो रिजिड रोटेटर वो क्या है? एक आइडियल कंडीशन है। जो नॉन रिजिड रोटेटर है वो रियल कंडीशन है। ये क्या मानता है? पता क्या मानता है? ये मानता है कि आपके पास एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक समद्विपरमाणु अणु है, या फिर भी समद्विपरमाणु अणु, कोई द्विपरमाणु अणु है। एक ऐसा अणु है जिसमें दो परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मान लिया अपन ने। क्या मान लिया? हाइड्रोजन और क्लोरीन मान लिया। ठीक है, रोटेशनल एक्टिव होगा तो उसी की तो बात करें। तो एक तरफ क्लोरीन मान लिया, दूसरी तरफ क्या मान लिया? हाइड्रोजन मान लिया। और इस बॉन्ड के बीचों बीच ये जो दोनों किससे जुड़े हैं? बॉन्ड से जुड़े हैं। और जो ये बॉन्ड है ये कैसा है? रिजिड है। ध्यान रखना, इसका नाम ही क्या है? रिजिड रोटेटर। तो ये जो बॉन्ड है ना, दोनों एटम्स को जोड़े हुए है, वो बॉन्ड कैसा है? रिजिड है, दृढ़ है। मतलब ना तो टूट सकता, मतलब कठोर है। ठीक है ना, ऐसे मुलायम नहीं है, लचीला नहीं है, स्प्रिंग की तरह नहीं है। कैसा है? हार्ड है, रिजिड है, रुका हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जैसे वो झूला देखा होगा ना आपने, एक झूला देखा होगा शीशो, जिसमें दोनों तरफ दो लोग बैठ के झूलते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, तो एक प्रकार से ऐसे ही होता है। तो कई बार क्या होता है, जब दोनों का वेट इक्वल होता है तब वो बैलेंस में आ जाता है झूला। या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, वेट इक्वल होगा तभी तो आएगा, ऐसे बैलेंस में आ जाता है वो। तो जो बैलेंस वाला पॉइंट होता है जो सेंटर में उसका होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बिंदु बोलते हैं उसको। ठीक है, गुरुत्व बिंदु। वहाँ पे दोनों जो हैं एटम्स हैं, इनका मास क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इस जो ये एक्सिस है ना, इसमें ये जो बॉन्ड है, इसके कोई एक अलोंग एक्सिस होगी एक, उस एक्सिस पे अपन उस एक्सिस को वहाँ डालेंगे जहाँ पे जिस सेंटर पे दोनों का मास क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक, तो उस सेंटर को क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन कहेंगे। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक एटम की डिस्टेंस r1 है, दूसरे एटम की डिस्टेंस क्या है? r2 है। और दोनों एटम्स के बीच जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी आएगी? r आएगी। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? r। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक एटम की डिस्टेंस r1, दूसरे एटम की डिस्टेंस r2 होता है। एक एटम का मास m1 है, दूसरे एटम का मास क्या है? m2 है, क्योंकि दोनों एटम कैसे हैं? डिफरेंट हैं। दोनों एटम कैसे हैं? डिफरेंट हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिजिड रोटेटर कैसी कंडीशन है? आइडियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? आइडियल कंडीशन है। यह क्या कंसिडर करती है कि जो दो एटम्स होंगे उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? रिजिड होगा। दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? रिजिड होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मैं इसका एक फोटो बना देता हूँ आपको पहले, फिर इसकी थ्योरी बाद में, थ्योरी लिखूँगा, फिर आपको बाद में लिखना, पहले समझ लो। होता क्या है इसमें? होता क्या है, आपके पास एक मॉलिक्यूल ए होता है और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या होता है? सॉरी, एटम क्या होता है? बी। ये एटम ए है, ये एटम बी है। और यहाँ कहीं, जरूरी नहीं है सेंटर में ही आए, क्योंकि दोनों का जो मास है, इसका मास है m1, इसका मास है m1, इसका मास क्या है? m2 है, द्रव्यमान। अब दोनों का मास डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बीच में ही आए। वो कहीं भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये आपका क्या है? अरे यार, खिंच जा भाई, खिंच जा। चलो जैसा खिंच गया, ठीक है। ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं, गुरुत्व बिंदु। दिख रहा है क्या? क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्व बिंदु अपन इसको बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपकी r1, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं अपन? r2। और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। इस टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? r अपन इसको बोलते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ पे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 हो जाएगा। क्या m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 r2, मतलब वहाँ पे जो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इतना लिख लो इसके बारे में, जो भी अपन ने बोला है
कि दो एटम्स कंसिडर करते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो रिजिड कंसिडर करते हैं। याद रखना, दिमाग में बैठा के रखना, जो रिजिड रोटेटर है वो कैसी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। तो एक दो लाइन लिख लो आप इसके बारे में, लिखो किसी द्विपरमाणुवीय अणु को, किसी द्विपरमाणुवीय अणु को, किसी द्विपरमाणुवीय अणु को एक दृढ़ गुणक मानते हैं। किसी द्विपरमाणुवीय अणु को एक दृढ़ घूर्णक मानते हैं। क्या मानते हैं, दृढ़ घूर्णक, दृढ़ घूर्णक, रिजिड रोटेटर मानते हैं। रिजिड, रिजिड का मतलब वो रुका हुआ है, कहीं पे हिल नहीं सकता, ठीक है। एक द्विपरमाणुवीय अणु को रिजिड रोटेटर मानते हैं, जिसमें m1 व m2 द्रव्यमान वाले, जिसमें m1 व m2 द्रव्यमान वाले दो परमाणु, जिसमें m1 व m2 द्रव्यमान वाले, m1 व m2 द्रव्यमान वाले दो परमाणु A व B, m1 व m2 द्रव्यमान वाले दो परमाणु A व B एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। ये फोटो बना लो आप, ये क्या बना लो, फोटो बना लो। अब कंफ्यूज मत हो ना बार बार, सर आपने बीच में क्यों नहीं बना रहे, बीच में बना लो, जहाँ आपके मन में है ना वहाँ बना लो, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के मास के ऊपर, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी हो सकता है। इसको बनाने के बाद में आगे लिखोगे आप, माना यह अणु गुरुत्व बिंदु पर, ये क्या आपका गुरुत्व बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, माना यह अणु गुरुत्व बिंदु पर अपने x के सापेक्ष घूमता है। जैसे मान लो ये अणु है आपका और आपने एक एक्सिस डाली और इस एक्सिस के सापेक्ष क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट ये कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखना आप, माना यह अणु गुरुत्व बिंदु पर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अतः गुरुत्व बिंदु पर क्या होगा, m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2। इक्वेशन 1 कह देना, इसको भी ध्यान रखना। गुरुत्व बिंदु पर क्या हो जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। सीधी सीधी बात है कि दोनों का मास और डिस्टेंस मतलब बैलेंस बिंदु हो जाएगा ना गुरुत्व बिंदु, तो वहाँ पे m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2 हो जाएगा। इसके आगे लिखो, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए अणु का, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए अणु का जड़त्व आघूर्ण, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए अणु का जड़त्व आघूर्ण क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई से इसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो अपने अक्ष पर घूमते हुए अणु का, अपने अक्ष पर घूमते हुए अणु का जड़त्व आघूर्ण आई, ठीक है, क्या होगा, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये जड़त्व आघूर्ण होता है आई, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। आई का मतलब कितने भी मोलिक्यूल आपके हो सकते हैं, 5 मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल, 3 मोलिक्यूल, तो अपने पास 2 है ना, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि समेशन को जब भी आप खोलते हो, समेशन को जब भी आप हटाते हो ना, खोलते हो ना, तो किसको यूज़ करते हैं अपन, प्लस को। और अगर पाई लिखा होता है ना यहाँ पे पाई, तो पाई का मतलब होता है गुणा, m1 r1 गुणा m2 r2 लिखते हैं अपन। अगर पाई होता तो यहाँ पे समेशन है तो क्या लिखेंगे अपन, योग लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। तो क्या करने वाले हो आप, इसको यहाँ से आप करने वाले हो, कर लो, क्या हो जाएगा, खोल के लिख लो इसको, i इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, आई की वैल्यू रख दी, प्लस समेशन को हटा दिया ना अपन ने, m2 r2 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, इक्वेशन इसको आप 3 कहोगे, क्या कहोगे इसको, इक्वेशन 3 आप कहोगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलो एक बार इसको इक्वेशन 3 नहीं कहते अपन, मैं इसको थोड़ा खोल के लिखता हूँ। इसको खोल कैसे लिख सकते हैं कि अपन, मुझे बताना, m1 r1 r1 लिख सकते हैं ऐसा, m1 r1 r1 प्लस m2 r2 r2, ऐसा अपन लिख सकते हैं,
बताओ M1 R1 की वैल्यू क्या आएगी, M1 R1 की वैल्यू क्या आएगी, M2R2। यहाँ पे M1 R1 दिख रहा है आपको, इसको इक्वेशन का जवाब 3। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M1R1 and M2R2 from equation 1 into equation 3। यहाँ से ये वैल्यू उठा के किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 3 में आपको पुट करना है, यही तो करना है आपको। ठीक है भाई, देखो ओके भाई, देखो क्या किया आपने, कुछ नहीं किया आपने। I इज इक्वल टू M1R1 की क्या लिखोगे, M2R2, क्या लिखोगे, M2R2 और ये R1 आपका बचा हुआ है ही, प्लस M2R2 की क्या लिखोगे, M1R1, क्या हो जाएगा, M1R1 R2। आया समझ में? ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, R1 R2 कॉमन आ रहा है। तो आपने देखा I इज इक्वल टू R1 R2 कॉमन आ गया, अंदर क्या गया, M1 प्लस M2 आ गया। इक्वेशन इसको कह दिया अपन ने 4, क्या कह दिया, इक्वेशन इसको 4 कह दिया। ठीक है, चूंकि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ये रहा, ये टोटल R किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो यहाँ से आप R1 की वैल्यू निकालोगे, वो क्या आएगी, R माइनस R2 एंड R2 की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी, R माइनस R1, यही तो आएगा। अब इन वैल्यूज़ को उठा के अपन यहाँ पुट करते हैं। एक बार R1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन, R2 की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। फिर सिमिलरली R2 की वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, R1 और R2 की वैल्यू को कहाँ चिपका देंगे, यहाँ चिपका देंगे अपन। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। पुट दीज R1 एंड R2 वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है आपको। पहले किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, मान लो R1 की पुट कर दिया आपने, तो क्या देखा आपने, M1 R1 से क्या लिखा, R माइनस R2 इज इक्वल टू M2 R2। एक बार रखनी है, ध्यान रखना, एक बार रखनी है। तो देखो क्या आएगा, M1R माइनस M1R2 इज इक्वल टू M2 R2। उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के उधर ले जाएं। M1R इज इक्वल टू M2 R2 प्लस M1 R2। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, R2 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो R2 की वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगा, M1R ओवर M1 प्लस M2। इक्वेशन 5। सिमिलरली M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 क्या लिखोगे, R माइनस R1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या किया, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R माइनस M2 R1। पक्षांतरण करो, इसको उठा के ले आओ, क्या आएगा, M1 R1 प्लस M2 R1 इज इक्वल टू M2 R। क्या कॉमन आ रहा है, R1 कॉमन आ रहा है, क्या कर लोगे, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2 R। R1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो क्या करोगे, M2R अपॉन M1 प्लस M2। इक्वेशन 6 समझ में आ गया। अब R1 और R2 की वैल्यू 5 और 6 से उठा के कहाँ चिपका देंगे अपन, इक्वेशन 4 में चिपका देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 फ्रॉम इक्वेशन 6 and 5 इनटू इक्वेशन 4। जैसे ही आपने ऐसा किया, बोलो क्या आएगा? I इज इक्वल टू, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, R1 की वैल्यू क्या है? M2R और M1 प्लस M2, M2R ओवर M1 प्लस M2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है? M1R ओवर M1 प्लस M2। दिख रहा है इधर का? चलो दिख जाएगा। R1 की वैल्यू पुट कर दिया R2 की, इधर में मल्टीप्लाई में क्या है? M1 प्लस M2। तो ये आपका मल्टीप्लाई में है M1 प्लस M2। आ गया समझ में? मारो, M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 मरा, कुछ नहीं बचा। ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, क्या आ जाएगा बोलो? I इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, आ गया समझ में? इंटू R स्क्वायर हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? और यही जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है, इसी को और क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। क्या बोलते हैं? I इज इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। इक्वेशन बोलोगे इसको आप 7। ये भी क्या है आपकी इक्वेशन 7। जो म्यू है ना आपका, म्यू उसको बोलते हैं रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं उसको? रिड्यूस मास, सामान्य द्रव्यमान। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 पे ध्यान रखना हमेशा इस चीज़ को। म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू को क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास, सामान्य द्रव्यमान इसको बोलते हैं म्यू को। और इसकी वैल्यू क्या होती है? M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। आ गया समझ में? वेरी गुड। ये इक्वेशन आ गया आपके पास 7। ये यहाँ पे आपको यूज़ करना है। आ गया समझ में? आई क्या आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आप जड़त्व गुण बोलते हो। म्यू क्या है? रिड्यूस मास। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच की दूरी है। ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास 7 आ गई है। समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे लिखो आप, इससे आगे लिखना। इतना तो काम हो गया। अब आगे और देखो, और थोड़ा सा लंबा इक्वेशन। मैन तो यही था, मैन तो यही था इसका। ठीक है। आगे लिखो, किसी गुणन करते हुए अणु का कोणीय संवेग, किसी गुणन करते हुए अणु का कोणीय संवेग, किसी गुणन करते हुए अणु का कोणीय संवेग क्या करते हो? एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग को क्या कहते हो? एंगुलर मोमेंटम। किसी गुणन करते हुए अणु का कोणीय संवेग क्या होता है? P इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। P इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। ध्यान रखना भाई, क्या होता है? P इज इक्वल टू आई डॉट ओमेगा। ये क्या होता है आपका? कोणीय संवेग। गुणन करते हुए उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू आई डॉट ओमेगा। उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा उसको बोलते हैं। ठीक है। इसको इक्वेशन कह दो आप 8। क्या कह दो? इक्वेशन 8 इसको आप कह सकते हो। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे लिखो, गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा, गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा, जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है ना, वैसे ही गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा क्या होती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा, गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा क्या होती है? इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लेना भाई। गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा ई जे, जे भी बताऊंगा क्या होता है? रोटेशनल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं।
गुणन क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आप याद रखो ई फॉर एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से याद रख लेना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आप याद रख लेना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो क्या होगा, ऊपर तो आई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आई लग जाएगा। अब देखो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे आई ओमेगा है, अगर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो आपके पास ऊपर तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा 2i, तो ई जे इक्वल टू क्या जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। तो इसको इक्वेशन कौन सा कहा जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसको आगे लिखना आप। आपने क्या लिखा, गुणन करने वाले अणु की ऊर्जा हाफ ओमेगा स्क्वायर होती है, अतः गुणन करने वाले एक द्विपरमाणुक अणु के क्वांटीकृत गुणन ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार के ज्ञात किए जा सकते हैं। क्वांटीकृत गुणन ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। ई जे इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन इसको 9 आप कह दोगे। अब मैंने देखा, पता था मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू आई ओवर आई, क्या किया, कुछ नहीं किया, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दिया, आई से मल्टीप्लाई और आई से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऊपर आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, क्या जाएगा आपके पास, ई जे इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आई, ये आएगा, ठीक है। अब मैं इधर वाला रफ कर दूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई, इसको भी रफ कर देता हूं। ये याद कर लेना बस डेरिवेशन को आप, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से आगे आ रहा हूँ, अपने पास आ गया ई जे इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आई। आप लिखोगे चूँकि आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है, ये क्या आपका ओमेगा है, ठीक है। तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और इसको आप यहाँ चिपका दोगे, क्या आ जाएगा, ई जे इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई जे इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2i आपका हो जाएगा। आया समझ में इतना, वेरी गुड। अब जो p होता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, अभी बताता हूँ आपको क्या होता है, लिखो इसको इक्वेशन का दो आप 10 बढ़ाते जाओ, अपना क्या जा रहा है, इक्वेशन इसको कह दो 10, ठीक है भाई, ओके वेरी गुड। देखो जो p होता है ना, p इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट j इंटू जे प्लस वन एच कट, ध्यान रखना p का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट j इंटू जे प्लस वन एच कट। p स्क्वायर अगर आप करोगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, क्या जाएगा, j इंटू जे प्लस वन, इसका तो रूट हट जाएगा, इसका तो रूट हट जाएगा, इसके क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ये रूट से बाहर है, ध्यान रखना, एच कट जो है आपका रूट से बाहर है। एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच कट की वैल्यू होती है h ओवर 2 एच कट की वैल्यू क्या होती है, h ओवर 2 होती है। देन एच कट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, h ओवर 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो, एच कट स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर ओवर 2 टू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या 4 पाई स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे इसको इक्वेशन कर दो आप 11, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, तो क्या होगा, ई जे इज इक्वल टू
जे इंटू जे प्लस वन जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर ओवर 2i। एक फॉर्म तो ये आ गई इसकी। तो दूसरी फॉर्म आएगी वो आएगी आपकी ई जे इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर ओवर, देखो 4 पाई स्क्वायर तो ये रहा और 2 ये रहा, 8 पाई स्क्वायर आई हो जाएगा क्या, 8 पाई स्क्वायर आई, आगे क्या आएगा जे इंटू जे प्लस वन। और ये आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। इसको इक्वेशन का हो गया आप 12 है। मेन फॉर्मूला आपका यही है भाई, ठीक है। और जो दूसरे इसको बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में लिख सकते हो, ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन, बाद में लिख लेना। चलो अब ये अपना फॉर्मूला किस में है, जूल में है। अपने को इसको किस में लिखना है, सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है। किस में लिखना है, सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है। तो मैंने बता रखा है आपको जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एच से भाग लगाते हैं क्या। जूल से कहाँ जाना है आपको, सेंटीमीटर इनवर्स में जाना है। तो क्या करते हो आप, जूल भाग एच सी, यही तो करते हो। अरे करके देख लो रे, ये जूल है, एच प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, जूल सेकंड, और ये सी क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड से पर सेकंड कटा, जूल से जूल कटा, 1/सेकंड आ गया, 1/सेंटीमीटर आ गया, क्या जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको एच से डिवाइड कर दिया। ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई एच सी जे इंटू जे प्लस वन। और ये आंसर किसमें जाएगा अब, सेंटीमीटर इनवर्स में। देखो एक एच से एक एच कट जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, क्या आएगा फॉर्मूला आएगा आपके पास, ई जे इज इक्वल टू एच ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई। और इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रफ कर देता हूँ मैं, उसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो आपने देखा यहाँ से ई जे इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ बी जे जे प्लस वन, और ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई आप, तो आप केवल ये फॉर्मूला याद रख लेना। यहाँ जो b है, जो यहाँ पे b है वो क्या है आपका, h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी, यही तो है। और इसको क्या बोलते हो, ये क्या बोलते हो, रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हो, गुणन स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसको, गुणन स्थिरांक इसको कहा जाता है। आ गया समझ में, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन, ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स, बी जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है। अगर आपको इसको बोले जूल में कन्वर्ट करो इस फॉर्मूले को, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एच सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, ई जे इज इक्वल टू बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन, बी एच सी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, मतलब यहाँ पे बी की मैं एस सी से मल्टीप्लाई कर दो, एस एच स्क्वायर हो जाएगा, सी सी कट जाएगा, वही वापस ही आ जाएगा, एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई, ये आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। मेन जो फॉर्मूला है 13 वाला, इंपॉर्टेंट वाला, यही अपने को यूज़ करना है, यही फॉर्मूला अपने को इस पूरी यूनिट में यूज़ करना है। आप भी इसी फॉर्मूले को प्रेफर करोगे, आप भी इसी फॉर्मूले को प्रेफर करोगे। ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन। जे क्या है यहाँ पे, जो जे है आपका वो है रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, घूर्णन क्वांटम
संख्या, क्या बोलते हैं, गुणन क्वांटम संख्या। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 ऐसे चलती रहती है। लेकिन ध्यान रखना मैन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसमें भी 0 से स्टार्ट होती है। SHO में वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो और ये मान आप याद रखना है। अब इसके जब अपन ग्राफ बनाएंगे ना तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेता हूँ कुछ है या नहीं है। ठीक है भाई, इतना ही है, लिख लो आप इसको। बी क्या बोलते हो, बी को क्या बोलते हो आप, बी को क्या बोलते हो, रोटेशनल कांस्टेंट, गुणन स्थिरांक अपन उसको कहते हैं। आ गया समझ में। फॉर्मूला क्या याद रखोगे, बी जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस वन, सॉरी ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन, ई जे इक्वल टू बी जे जे प्लस वन। ठीक है, मिटाओ इसको। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ये जो इक्वेशन में यहाँ तक पहुँचे हैं अपन, ये पूरा रास्ता आप याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, ईजी है बिल्कुल, कोई ख़ास इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आपको याद हो जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं,